Good afternoon, everyone. Very good afternoon. Very good afternoon, all of you. Good afternoon, जी राधे राधे. How are you all? कैसे हैं सब लोग? How are you all? कैसे हैं सब लोग? डबल आवाज आ रही है. नहीं, मेरे फोन में तो क्लियर है. Am I clearly visible and audible? सभी को मेरी डबल आवाज आ रही है क्या? इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स का पार्ट 1 डला हुआ है कृष्णा, इंस्टाग्राम पे आप देखना. और अगर इंस्टा नहीं चलाते तो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डला हुआ है. मेरा जो यूट्यूब चैनल है फार्मेसी विद स्वाति, उसमें भी पार्ट 1 डला हुआ है. और पार्ट 2 मैं आज डाल दूंगी. सभी को डबल वॉइस आ रही है क्या? वॉइस इशू आ रहा है? एक नींद और ले लिए भैया. तुम क्या सोते ही रहोगे? रात भर पढ़ते हो क्या? दिन भर सो रहे हो मतलब रात में पढ़ते होगे. लपक के. क्यों? पैसा कट गया अकाउंट से. हाँ. और तुम लोग कहते हो मैम पैसा आता रहता है. नींद लगी है? कमल कुमार जी, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा. उसमें से अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जो यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा. मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको कराऊं. हो सकता है मुझसे छूट गया हो. ठीक है. इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स पोस्ट किए ना. चलो मैं स्टोरी पे लगा देती हूँ. स्टोरी देख लेना तो शेड्यूल्स मिल जाएंगे. वैसे स्टोरी पे लगे ही हुए हैं शायद. नहीं, मैं लगा देती हूँ इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स. पार्ट 1. पार्ट 2 में आज शाम को डाल दूंगी दूसरा. ठीक है. हाँ, नींद तो आती है. इस समय क्या, गर्मी का समय ही ऐसा है कि नींद नींद लगती है कभी भी. और पढ़ने के टाइम पे तो और ज्यादा लगती है. पर क्या करें, पढ़ना तो है ना. एग्जाम है. मैं तो बोली थी गर्मी में एग्जाम ही नहीं होने चाहिए, बट क्या करें, पढ़ना है. शेड्यूल एंड सेक्शन सेपरेट वीडियो. सेक्शंस नहीं है हमारे सिलेबस में, शेड्यूल और एक्ट है. तो शेड्यूल और एक्ट का अलग अलग वीडियो जरूर डाल दूंगी. ठीक है. रिवीजन में कम्युनिटी में मैंने सोचा है मैं पीवाईक्यू करा दूं. जो कम्युनिटी फार्मेसी है ना, अब ये 5 क्लासेस में लूंगी. लॉ एंड एथिक्स की 3-4 हो गई है ना इम्पोर्टेंट, 1 या 2 और लूंगी. उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी का मैं रिवीजन लूंगी. उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. जैसे मेडिकेशन अधेरेंस है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है. इन्वेंट्री कंट्रोल है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है. मतलब 2-3 नहीं, 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, है ना. तो वो वाले कम्युनिटी फार्मेसी के अभी अपन टॉपिक्स रिवाइज करेंगे. इंस्टा नहीं चलाते आप तो ये आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फार्मेसी विद स्वाति. ठीक है. नहीं, अब तुम लोगों ने कल मना कर दिया. अब सर का एमसीक्यू क्लास मैं कैसे ले लेती हूँ. कल मुझसे कुछ लोगों ने कहा मैम सर को ही पढ़ाने दीजिए तो बेटर है. मैम सर ही पढ़ाएं, हमें सर से ही पढ़ना है. फिर मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ. ठीक है. चलो, क्या डाउट है बताइए. राधे राधे. चलिए, रेडी एवरीवन.
अरे पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 3 है। व्हाट नॉनसेंस, खुद ही कुछ भी हो जाता है। चलिए, सो वेलकम एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉप 100 फिलअप्स की सीरीज पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। रेडी एवरीवन? जल्दी से सब लोग कमेंट में हार्ट बना देंगे, हम सब बना देंगे। देन वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, गुड लक। सारे के सारे 20 फिल इन द ब्लैंक सबको सही करने हैं। गुड लक एवरीवन, है ना। मैं लास्ट में सबसे सबका स्कोर पूछूंगी, किसने कितना स्कोर किया। चलो तो शुरू करते हैं। ये रहे आपके स्टार्टिंग फिलअप्स। डैश गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। डैश सरकार जहर के आयात को नियंत्रित करती है। बताइए राइट आंसर। डैश गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। यस, बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे पॉइजन्स के इंपोर्ट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। चलिए, FSSAI स्टैंड्स फॉर, FSSAI स्टैंड्स फॉर, FSSAI का फुल फॉर्म बताना है। बिल्कुल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये FSSAI है, इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया है? किस एक्ट के अंदर FSSAI का निर्माण हुआ है? कौन सा एक्ट है वो, बताइए। एक्ट का नाम पूछा है मैंने, कौन सा एक्ट है? ये एक्ट नहीं है, ये FSSAI है। FSSAI किस एक्ट के अंदर बना हुआ है वो पूछ रहा है। FSSAI बना हुआ है FSS एक्ट के अंदर। ठीक है, याद रखना, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। FSS एक्ट। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। NPPA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, NPAP की स्थापना डैश में हुई थी। कब हुई थी NPPA की स्थापना, बताइए। NPPA was established in, NPPA का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? करेक्ट, 1997, राइट आंसर। नंबर 4, scheduled formulations are listed in, scheduled formulations are listed in, बताइए। इतने डीपली क्वेश्चंस कहाँ है? डीपली अभी कह रहे थे सब लोग इजी इजी हैं, अपना लेवल हाई करिए मैम, थोड़े टफ कराइए। अब थोड़े से स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेवल बढ़ गया तो डीप लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही ना। इसका आंसर वो बता पाएंगे जिन्होंने अभी पिछली रिवीजन क्लास अटेंड करी होगी और ध्यान से अटेंड करी होगी। उसमें मैंने बताया था नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये ऐसी लिस्ट होती है जिसमें शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस की लिस्ट होती है, निर्धारित फॉर्मुलेशन। अभी पिछली रिवीजन क्लास में ही मैंने बताया था। NLEM क्या होता है? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन।
नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर, वैलिडिटी ऑफ लोन लाइसेंस इन इंडिया। भारत में ऋण लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? बताइए, लोन लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है इंडिया में? इट्स 5 years, नॉट 2 years। लोन लाइसेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है शॉर्ट नोट में। लोन लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है जिसमें हम दूसरे की बिल्डिंग, दूसरे के इक्विपमेंट्स यूज करके मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब उधार पे हमने दूसरे की बिल्डिंग ले लिया, दूसरे का इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है, तो उसमें हम अपना मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको लोन लाइसेंस कहते हैं। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो शिफ्ट में चलती है। कोई होती है जो सुबह 7 से लेके 3 बजे की शिफ्ट में चलती है, फिर 3 से 8 के शिफ्ट में चलती है, मतलब 3 से 11 की शिफ्ट में चलती है, फिर वो 11 से 7 की शिफ्ट में चलती है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या होती है जिसमें सुबह शिफ्ट चल रही है तो किसी और कंपनी की मेडिसिन बन रही है, ये वाली शिफ्ट है तो आप अपनी मेडिसिन बना सकते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास बिल्डिंग खुद की नहीं है, इक्विपमेंट्स खुद के नहीं है, लेकिन आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो क्योंकि आपकी मेडिसिन की इतनी बिक्री नहीं है। हो सकता है आपकी मेडिसिन कम बिक रही हो, ठीक है, तो आप इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आगे जाके आप कमा लो तो अपनी बिल्डिंग, अपने इक्विपमेंट्स ले लो। ठीक है, तो जब हम दूसरे की इक्विपमेंट्स, दूसरे की बिल्डिंग को यूज करके मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो लाइसेंस हमको चाहिए होता है उसको कहा जाता है लोन लाइसेंस। क्लियर? चलिए बताइए, एनपीपीए वर्क्स अंडर। ये जिसने सही बताया विदाउट गूगल किए, मेरी गारंटी है वो बिल्कुल पास हो जाएगा। लेकिन अगर गूगल करके बताया तो खुद से धोखा करोगे, मुझसे कुछ नहीं करोगे, है ना। धोखा खुद के साथ है। चीटिंग करके यहाँ तो चीटिंग कर लोगे, एग्जाम में क्या करोगे? नहीं, एनपीपीए वर्क्स अंडर, एनपीपीए डीपीसीओ के अंदर काम नहीं करता है, डीपीसीओ एनपीपीए के अंदर काम करता है। तो एनपीपीए किसके अंदर काम करता है वो बताना है। नहीं, डीपीसीओ आता है आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। एनपीपीए किसके अंडर काम करता है? चलो ये तुम लोग नहीं बता पाओगे इसलिए मैं ही बताती हूँ। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ, अब बता सकता है क्या कोई? मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ, बता सकता है कोई? यस, राखी नायक। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये ही एक ऐसी केमिकल और फर्टिलाइजर्स नाम की मिनिस्ट्री है जो आपको एनपीपीए के नाम में दिखेगी। बाकी जगह आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, ऐसा सब कुछ दिखेगा। लेकिन केमिकल और फर्टिलाइजर्स ये जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में आता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ये इसलिए एनपीपीए जो है एमएचसीएफ के अंदर काम करता है, जिसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चलिए आगे। डैश फॉर्म इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इंपोर्ट ड्रग्स इन इंडिया। अगर किसी को इंडिया में ड्रग्स का इंपोर्ट करना है तो कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा? भारत में दवाओं के आयात के लिए आवेदन करने हेतु डैश प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। इंपोर्ट के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा? इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, उसके लिए फॉर्म पूछ रहे हैं, लाइसेंस नहीं। फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 10।
फॉर्म नंबर 10 याद रखना है सबको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो आगे। CDSCO वर्क्स अंडर, CDSCO वर्क्स अंडर, CDSCO किसके अंडर काम करता है? बिल्कुल सही, CDSCO वर्क्स अंडर MHFW, और MHFW का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर, MTP एक्ट केम इन, MTP एक्ट कब आया? MTP एक्ट केम इन, MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। कब आया? बिल्कुल 1971 में आया, एग्जैक्टली। चलिए, डैश इज द हेड ऑफ CDSCO, CDSCO के हेड कौन है या कौन होते हैं? डैश इज द हेड ऑफ CDSCO। यस, DCGI। क्या होता है DCGI का फुल फॉर्म? DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है बताइए DCGI का फुल फॉर्म? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, भारतीय औषध संहिता डैश द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम IP कहते हैं, IP यानी कि हमारी इंडिया की ऑफिशियल बुक, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IPC द्वारा। क्या होता है IPC का फुल फॉर्म? PCI नहीं, PCI हमारा एजुकेशन रेगुलेशन कंट्रोल करती है। इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन PCI का काम नहीं है, IPC का काम है। क्या होता है IPC का फुल फॉर्म? IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC, ठीक है। चलिए नंबर 12, BCS स्टैंड्स फॉर, BCS स्टैंड्स फॉर, बताइए। Yes, BCS stands for Biopharmaceutics, Biopharmaceutics Classification System। बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या होता है? किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है? बायोफार्मास्यूटिकल नहीं लिखना है, बायोफार्मास्यूटिक्स लिखना है। क्या होता है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस? यस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी।
ठीक है, कितनी क्लासेस होती हैं? 4 क्लासेस होती हैं। इसको बहुत बार हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13th। द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू गेट अप्रूवल ऑफ अ जेनेरिक ड्रग इज कॉल्ड। किसी जेनेरिक दवा की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले नियामक दस्तावेज को डैश कहा जाता है? यस, इट्स ANDA। क्या होता है ANDA? फुल फॉर्म क्या है ANDA का? क्या फुल फॉर्म है ANDA का? बताइए। यस, ANDA इज एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऐसा आवेदन जिसको जेनेरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए दिया जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट नहीं, एब्रीविएट, एब्रीविएटेड। ठीक है, चलिए। MHFW स्टैंड्स फॉर, MHFW का मतलब क्या है बताइए? MHFW, बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल सही। द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट was passed in year dash। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कब पास किया गया है? ईयर बताना है आपको। यस, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास हुआ है 2010 में, बिल्कुल सही है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था। डैश इज द चेयरमैन ऑफ NDMA। NDMA के चेयरमैन, बिल्कुल करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर। वेरी नाइस, गुड। चलिए आगे। द लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर न्यू इन्वेंशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। किसी नई औषधि के आविष्कार को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा को डैश कहा जाता है? बताइए किस चीज की डेफिनेशन है ये? अगर कोई न्यू इन्वेंशन हो रहा है, कोई न्यू इन्वेंशन हो रहा है, तो उसके लिए जो लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जिसने जिसने कहा है पेटेंट, उनका आंसर बिल्कुल सही है। न्यू इन्वेंशन की बात हो रही है, लीगल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, अप्रूवल की बात नहीं हो रही है, आवेदन की बात नहीं हो रही है जो NDA आएगा। NDA होता है न्यू ड्रग, न्यू ब्रांडेड ड्रग के अप्रूवल के लिए। ना तो यहाँ न्यू ड्रग लिखा है, न्यू ब्रांडेड ड्रग लिखा है, ना ही अप्रूवल लिखा है। यहाँ पूछा है कि कोई भी न्यू इन्वेंशन करते हो, अब आप ड्रग भी हो सकता है, मेडिकल डिवाइस भी हो सकता है, और उसको आप लीगली अपना बनाना चाहते हो तो उसको पेटेंट कहा जाएगा ना। अरे पेटेंट लिखना है, पेशेंट नहीं। स्पेलिंग ध्यान से लिखना। एक आई लगा दोगे तो पेटेंट का पेशेंट हो जाएगा और मार्क्स चले जाएंगे, समझे? गजब बच्चे हैं, पेशेंट लिख दिए।
पेशेंट नहीं, पेटेंट। एक नंबर गया ना तो तुम पेशेंट बन जाओगे वहीं पे ही। तुम लोग मेरी आंखों का नंबर बढ़ा के ही रहोगे। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। बताइए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो न्यू ड्रग के अप्रूवल के लिए चाहिए होता है, नई दवा की मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज। यहाँ आएगा एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि ब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है। अच्छा तो जो एनडीए बोल रहे थे वो दोनों में एनडीए लिखते क्या, कि नीचे वाला आंसर पहले बता रहे थे 17 वाला आ नहीं रहा था तो? सही कहते हैं, कोई कहता है ना तुम लोग अलग ही लेवल के बंदे हो, एकदम अलग लेवल के। चलिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन द ईयर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? एकदम हटके सही बोली। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 2016 में आया। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए? तुमने तो कंज्यूमर्स को कचरा बना दिया। 1986 में आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, बड़े हलवा लग रहा था ना एमसीक्यू के टाइम, खा लिया सबने हलवा। तब ऑप्शन है तो हलवा खाते जाओ, ऑप्शन नहीं है तो वही हलवा करेला बन जा रहा है ना। चलो, एनडीए में स्टैंड्स फॉर। अच्छा है तुम लोग मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ते फेस टू फेस, वरना तुम लोग तो मेरा खून जला के एकदम लाल से काला कर देते खून को। जितना मैं खा रही हूँ लग नहीं रहा है, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते तो और खून जल जाता, मैं तो गायब भी हो जाती, मेरे घर वाले तो मेरा कॉलेज ही छुड़वा देते। खतरनाक बच्चे हो। बच्चे तो नहीं हो, स्टूडेंट्स खतरनाक हो। चलो, एनडीए में होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतना कोऑपरेशन बनाए रखा क्लास में, इतने सही आंसर दिए आप सभी ने। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू आप सभी को। जो शेड्यूल्स का पार्ट 1 है वो मैंने फार्मेसी विद स्वाति आईडी पे स्टोरी पे शेयर कर दिया है, स्टोरी देख लेना, रील को सेव कर लेना। जिन जो इंस्टा नहीं चलाते, फार्मेसी विद स्वाति यूट्यूब चैनल सर्च करना और वहां पे मेरा शॉर्ट्स वीडियो में दिख जाएगा। अब अपन मिलते हैं 7 बजे, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की क्लास है, उसमें हम फिलिप्स का पार्ट 3 करेंगे, टॉप 20 और टॉप 100। टॉप 20 निकालता ही नहीं है दिमाग में। ठीक है, करते हैं, पीडीएफ अपलोड करते हैं। अब तो यहीं से ही बैठे हैं बेटा, सुबह से ही अब करते हैं अभी। अरे क्या टाइप कर रहे हो, पढ़ने तो दो, किसी ने इतना बड़ा मैसेज लिखा है पता नहीं क्या। अच्छा, सिमरन है ना, वो भी एस 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 नाम वाले होते ही हैं चिल्लाने वाले। हमारी राशि ही ऐसी है कि तुम जैसे लोग हमारा खून जलाएं। चलिए, बाय बाय एवरीवन, गुड डे, मिलते हैं अपन शाम को 7 बजे।
एस वाले बहुत हैं। अच्छा, चलिए बाय बाय।